नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। चलिए इसके बाद में एक और हमारा प्रत्यय है। हालांकि वो प्रत्यय छोटा नहीं, कई सारे वर्णों का समूह है, लेकिन दुर्भाग्य से बेचारा आता भी है और आके सारा का सारा गायब भी हो जाता है। उस प्रत्यय के प्रसंग में कई सारे सूत्रों का संग्रह है, बहुत विस्तृत रूप भी है, लेकिन जो मुख्यतः जो पढ़ा गया उसको हम पढ़ेंगे। नंबर 4 पे हम पढ़ रहे हैं, उस प्रत्यय का नाम है क्विप प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है? क्विप प्रत्यय। चलिए अब देखिए, शुरुआत में कुछ बातें ऐसे ले लेता हूं ताकि फिर हम आगे बढ़ जाएं। बात करें हम क्विप प्रत्यय की, तो क्विप प्रत्यय में जब हम आगे बढ़े, बोले साहब इसमें होता क्या है? अर्थ बोला, कर्ता आदि अर्थ होते हैं, कई सारे अर्थों, कभी कर्ता होता है, कभी दूसरे अन्य अर्थ होते हैं। किसी भी धातु से, चाहे आपकी धातु के पहले उपधा में कुछ आगे उपपद के रूप में कुछ रहे या उपपद के रूप में कुछ भी ना रहे, तो धातु उपपद हो या निरुपपद हो, है ना, धातु किसी भी रूप प्रकार की हो, ऐसी सर्व प्रकार की धातुओं से कर्ता आदि अर्थों में उपपद पूर्व में हो या निरुपपद हो, क्विप प्रत्यय हो जाता है। थोड़ी हम चर्चा करते हैं कि जो क्विप प्रत्यय है उस क्विप प्रत्यय में शेष क्या रहता है। कहा कि साहब ये जो क्विप प्रत्यय है बड़ा जोरदार है। नाम क्या है इसका? क्विप। अब ओरिजिनल जो पढ़ा गया ना उपदेश अवस्था में, उसको अनुनासिक ही पढ़ा गया। अब देखना यहां क्या होता है। सबसे पहले हलंत्यम सूत्र आता है, वो कहता है कि मैं पै की संज्ञा करता हूं। पै की संज्ञा करोगे यानी पै को इत कहेगा, कौन कहेगा? हलंत्यम, खा जाएगा। फिर क्या बचेगा आपका? क्वी। ये लो साहब क्वी बचा। इसके बाद में आएगा आपका, जैसे मान लो उपदेश है अजनुनासिक इत, वो कहता है मैं क्या करता हूं, उपदेश अवस्था में कोई अनुनासिक अच हो, स्वर हो, तो मैं उसकी संज्ञा करता हूं, तो ई को खा गया। ये लो साहब इसकी संज्ञा हो गई। उसके बाद में कहा कि फिर क्या बचा? बोले कुआ बचा। लो साहब ये कुआ, इसमें भी आप क्या करेंगे, जो आपका एक दिख रहा है ना उसके लिए आप इस संज्ञा कर देंगे। कह की भी संज्ञा हो गई। ये बात कौन बोला आपको? लशक तदिते बोला। और फिर अंत में बताइए बचता क्या है? केवल वह बचता है आपका, ये रहा, ये चला गया, हलंत बचेगा। और जब किसी प्रत्यय में केवल एक ही वर्ण के रूप में, ऐसा एक वर्णात्मक प्रत्यय जिसमें केवल वह ही बचे, तो उस वह की भी इत संज्ञा हो जाती है। लो जी भाई साहब, उस वह की भी क्या हो गई? इत संज्ञा। बोला ये कौन बोला? तो एक सूत्र है अलग से, थोड़ा विशेष है, बाकी तो आप समझते ही हैं। वे अप्रक्तस्य, कि अप्रक्त रूपी कोई प्रत्यय हो। बोला ये अप्रक्त क्या है? तो अप्रक्त एक संज्ञा है ना। एक काल जो प्रत्यय होता है, एक वर्णात्मक जो प्रत्यय होता है, उसकी अप्रक्त संज्ञा होती है। अप्रक्त एक काल प्रत्यय, यानी एक कोई सा भी ऐसा प्रत्यय जिसमें एक ही अलवर्ण हो, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, तो एक ही व्यंजन वर्ण है ना, एक वर्ण का ही है ना, इसलिए कहलाएगा अप्रक्त। और ऐसे अप्रक्तस्य प्रत्यय सवेह यानी वह का ये की संज्ञा होकर के उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यह हलंत्यम ने इस संज्ञा की है। थोड़ा थोड़ा निर्देश कर देता हूं, वैसे आप समझते हैं, खूब पढ़े होंगे आपने। ये यहाँ हलंत्यम जो सूत्र है उसके द्वारा इस संज्ञा की गई है। आगे आप पढ़े हैं तो उसके द्वारा, बोले साहब उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र है, उसके द्वारा इस संज्ञा की गई है। यहाँ पर बोले साहब कह की संज्ञा कौन करता है? लशक तदिते करता है, तो उसके द्वारा इस संज्ञा की गई है। और लास्ट में वह एक ही अल का वर्ण प्रत्यय बचा है, इसलिए उसकी भी संज्ञा हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के सभी वर्णों की, बताओ यहां क्या हो गई है? इत संज्ञा हो गई है। सर्व यानी सभी अंगों का अपहरण कर लिया गया है, इत करके लोप कर दिया गया है। व्याकरण शास्त्र की भाषा में इस प्रकार किसी भी प्रत्यय के सभी प्रकार के अंगों के वर्णों का लोप हो जाना सर्वापहारी लोप कहलाता है। तो बड़ा विचित्र प्रत्यय है ना भाई साहब। कोई प्रत्यय करो, सबका इत संज्ञा करके लोप कर दो। बोले बच्चा क्या? जब लोप ही करना था तो फिर आपने प्रत्यय किया ही क्यों है? तो कहा कि यार ये प्रत्यय करते हैं उससे कई सारे काम सिद्ध होते हैं। ये प्रत्यय करने पर वो शब्द आपका प्रातिपदिक कहलाता है। यानी जब भी आपकी प्रत्यय लगा दोगे कि प्रत्यय करने से वो आपका क्या कहलाता है? प्रातिपदिक कहलाता है।
यानी कोई भी जो प्रत्यांत बनेगा वो आपका शब्द होगा, और उस शब्द की बराबर बताइए कौन सी संज्ञा हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा करने से उसकी आगे जाकर सुअवजस करने के बाद वो पद बनाया जा सकता है। प्रातिपदिक संज्ञा को मान करके कई सारे काम भी किए जाते हैं। नंबर दूसरी बात सुनिएगा, दूसरा काम ये होता है कि इस क्विप प्रत्यय में पकार की संज्ञा है, ककार की संज्ञा है। ककार की संज्ञा हुई ना, कै भी चला गया, वकार की तो वित्त कितने सारे हैं इसमें, बताओ कितने सारे। कै की संज्ञा हो गई तो क्या कहलाएगा, ये कित प्रत्यय कहलाएगा। और आप सब पढ़े हैं विस्तार से, आप सीखे हैं, किसी प्रत्यय में क और ng की संज्ञा हो जाए, यानी वो प्रत्यय कित और ङित हो, तो वहां पर बताइए गुण वृद्धि का क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। इसलिए जब जब भी हम इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, उस प्रत्ययांत धातु में, यानी जिस भी धातु से ये करेंगे, उस धातु को न तो गुणकार्य होगा, चाहे वो उपधा में गुण हो चाहे अंत में गुण हो, ना वृद्धि का कार्य होगा, और वृद्धि का कार्य उपधा में चाहे अकार को अतुपदय का वृद्धि कार्य हो, चाहे अंत में चूर्णिति का वृद्धि कार्य हो, फिर हम कोई वृद्धि कार्य नहीं करते हैं। बोला ये बात कौन बोला, तो इसके लिए हम सूत्र पढ़े हैं। किंगिति च, क्या पढ़ते हो, किंगिति च, कहा कोई ऐसा कित और ङित कृत प्रत्यय पर में हो तो वहां धातु में अंत में उपधा में कोई गुण वृद्धि के कार्य नहीं होते हैं। तीसरी बात, यहां आपने क्विप में पै की भी संज्ञा की है ना, तो बताओ जिसमें पै की संज्ञा हो जाती है वो क्या कहलाता है, वो पित प्रत्यय कहलाता है। और पित प्रत्यय पर में हो तो ऐसी धातु जिनके अंत में रस्व स्वर हो, रस्व स्वर का मतलब ए ई उ री स्वर हो, ऐसी रस्व स्वर अंत वाली धातु से तुक का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, तुक का। और तुक में क्या बसता है, तुक बसता है। लीजिए साहब, ऐसी रस्व स्वर अंत वाली कोई धातु हो तो वहां पर किसका आगम हो जाता है, तुक आगम हो जाता है। बोले कब होगा, जब कोई रस्व स्वरांत धातु होगी, यानी रस्व स्वर अंत वाली कोई धातु हो तभी होगा, ऐसे तो नहीं होगा। लीजिए साहब, बोले ये बात कौन बोला गुरुजी, तो कहते हैं भैया खूब पढ़े थे हम, सूत्र का नाम था रस्वस्य पिति कृति तुक। कहता है रस्व स्वर अंत वाली कोई धातु हो और ऐसा कोई प इत्संज्ञ वाला कृत प्रत्यय, कृति का मतलब कृत प्रत्यय पर में हो, तो वहां पर बताइए उस धातु से क्या हो जाता है, तुक आगम हो जाता है। हो गया क्या। तुक में क्या है, कै की संज्ञा है, कित है, ये हमेशा धातु का क्या होगा, अंतावयव होगा। सुने हो ना, आद्यंतो टकितो। अब आप तो उन्नत संस्कृत पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें तो आपके संस्कार में वैसे ही चलनी चाहिए। तुक आगम में कै की संज्ञा होती है, कित आगम हमेशा धातु का अंतावयव होता है, और यदि आप इसको टित करते तो फिर वो आद्यंतो टकितो से आदि अवयव हो जाता है, इसलिए धातु के पीछे जाकर के सेट हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ऐसी कोई धातु मेरे पास में आ जाती है, जैसे मेरे पास में धातु है जैसे श्रु, और श्रु धातु से क्या करूंगा मैं, क्लिप करूंगा भैया, निर्देश है मुझे, इस धातु को तुक आगम होगा, तुक में क कित होता है, इसलिए धातु का अंतावयव आकर के, और ये देखिए श्रु धातु के बाद ये तुक आगम आप करते हैं, तुक का तय रहता है, क्लिप का सर्वाभारी लोभ हो जाता है, और ये देखिए आपका ये क्या हो जाता है, श्रुत, इस प्रकार से बन जाता है। समझ में आ रही मेरी बात। चलो बढ़े आगे। तो के प्रत्यांत प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण वहां प्रातिपदिक संज्ञा होती है, सुजौ आदि की उत्पत्ति होती है और पद बन जाता है। कित प्रत्यय होने के कारण गुण वृद्धि का निषेध कौन बोला, किंगिति च बोला। ये आपका पित प्रत्यय है, पकार संज्ञा होती है, प अंत में है, इसलिए पित प्रत्यय होने से रस्व स्वर अंत वाली कोई धातु हो, ऐसी धातु से आप वहां पर तुक का आगम कर लेंगे और अपने प्रयोग कर लेंगे। और भी बहुत सारे प्रयोजन हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, वृश्च भ्रश्च आदि से सत्व कार्य आते हों, आगे जाकर के कई सारे काम से करते हैं। अब इसके उदाहरणों में देखो अलग अलग प्रयोग बताए गए, फिर भी दो चार जो मुख्य प्रयोग हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वैसे इसका विस्तार है, ध्यान रहे, बहुत सारी जगह क्विप होता है प्रयोजन के हिसाब से, क्योंकि क्विप प्रत्यय को निमित्त मान करके, पित्त को निमित्त मान करके, व को वित्त को निमित्त मान करके, या क को कित को निमित्त मान करके बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे अर्थ पढ़े हम, सामान्य सूत्रों के हिसाब से चलेंगे। पहला हम सूत्र पढ़ रहे हैं, इसका नाम है क्विपचा। क्या लिखा है, क्विपचा, सूत्र ही है आपका ये। क्विप प्रत्यय करने के लिए पहला सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, क्विपचा। चलिए साहब पहला सूत्र हम पढ़ देते हैं। कौन सा है पहला सूत्र आपका, तो उसका नाम है क्विपचा। पहले सूत्र का नाम क्या है, क्विपचा। च का मतलब और बोला कौन सा प्रत्यय हो जाए, बोला क्विप प्रत्यय हो जाए, तो अब आप लिख दिए सूत्र का नाम
क्विपच। क्या नाम दिया सूत्र का आपने? क्विपच। क्या कहता है? कहता है भाई साहब, कर्ता आदि जितने भी आपके अर्थ आपने पढ़े हैं ना, उन सभी अर्थों में ले लूं यहां पर मैं। लो साहब, कौन से अर्थों में? बोले कर्ता आदि, यानी एक कर्ता मात्र नहीं, कर्ता आदि जितने भी आपने पढ़े हैं ना, उन सभी अर्थों में। पहली बात तो ये कर्ता आदि अर्थों में। दूसरी बात कहा कि देखो, बार बार आप पढ़ते हैं क प्रत्यय में भी उपपद होता है, ड प्रत्यय करते समय भी उपपद होता है, ट प्रत्यय करते हैं तब पता नहीं कौन कौन से सप्तम्यंत आदि प्रत्यय उपपद होते हैं, शब्द होते हैं। उपपद का मतलब धातु से पहले यदि कोई पद हो जिसके अर्थ में प्रत्यय करते हो तो उसकी उपपद संज्ञा हो जाती है। तत्र उपपदम सप्तमस्थम आदि सूत्र आपने पढ़े हैं। चलिए, तो कर्ता आदि अर्थों में। उसके बाद में कहा कि चाहे वो धातु होगा तो किससे? वो धातु से। अब वो चाहे धातु आपकी उपपद वाली हो, यानी पहले कोई पद लेकर के आती हो, या फिर वो निरुपपद हो, यानी बिना उपपद वाली हो, किसी भी रूप में हो भाई साहब, सर्व धातु से ही हो जाता है। कोई सी भी धातु, कोई कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लो सर्व धातु लिख देता हूं मैं, है ना, सभी धातुओं से, चाहे धातु कैसी हो। सर्व का मतलब ये नहीं सारी धातु में उठा लो और क्विप कर लो कि चलो जी भाई आपके क्विप लगा के लाते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे वो उपपद धातु चाहे निरुपद धातु, ऐसी दोनों की प्रकार की जो सर्व धातु है, उन सर्व धातु से या सभी धातुओं से बताइए कौन सा प्रत्यय हो जाता है? क्विप प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाता है? क्विप। और क्विप का बताओ क्या हो जाता है? सर्वापहारी लोप हो जाता है। सर्वापहारी लोप का मतलब है सभी प्रकार के अवयवों का लोप हो जाता है, पूरा प्रत्यय ही गायब हो जाता है। तो क्या समझे? कर्ता आदि अर्थों में सर्व धातु से, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो से, बताइए कौन सा प्रत्यय होता है? क्विप प्रत्यय हो जाता है। आई बात समझ में? बढ़े आगे भाई, उपपद में हो ना तो भी चलेगा, और केवल धातु मात्र का प्रयोग कर रहे हो तो धातु से भी होता है। और धातु से पहले यदि कोई उपपद बैठा हो, अब उपपद थोड़ा अपने आप में गूढ़ रहा था, लेकिन सीधा आप समझो कि कोई द्वितीयांत पद हो, या कोई मान लो सप्तम्यंत पद हो, कोई पंचम्यंत पद हो, तो उसको आप उपपद का नाम दे करके समझ सकते हैं। वैसे उपपद अपने आप में एक संज्ञा है। तत्रोपदम सप्तमिस्तम, जब कोई प्रत्यय किया जाता है और प्रत्यय करने वाले सूत्र के द्वारा जब कोई प्रत्यय का निर्देश किया जाता है, जिस अर्थ में प्रत्यय करोगे, जैसे कर्मणि अण, तो कर्मणि अण में क्या है? अण प्रत्यय कर्म में होता है, और वहां सप्तमी का पद कर्मणि है, तो कर्म का जो बैठा रहेगा, कर्म जो पद रहेगा उसका नाम उपपद होता है। तो थोड़ा गूढ़ है, हम सामान्य पढ़ रहे हैं। जैसे जल से मुंचती, जलात मुंचती इत्यादि अर्थों में आप करेंगे, वहां पर आपका उपपद होता है जल, और धातु होती है आपकी मुंच, जो मुंच का रूप होती है। यहां से आप करेंगे कौन सा प्रत्यय? क्विप प्रत्यय। लीजिए साहब, क्विप किया। अब बोला इस क्विप प्रत्यय करने पर हम सीधा क्या पढ़ते हैं कि जब जब भी हम क्विप प्रत्यय करेंगे, उस क्विप प्रत्यय का बताइए क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। होता है ना? अब आगे की स्थिति क्या हो जाएगी? आगे वही आपका बैठा रहेगा जल, उसके बाद में रहेगा आपका मुच, और इसका तो आपने क्या कर दिया? सर्वापहारी लोप कर दिया। प्रातिपदिक आदि संज्ञाएं होती हैं, सुवौजस आदि की उत्पत्ति होती है, हलंत है, मुच है ना। अरे क्विप का सर्वापहारी लोप तो हुआ, लेकिन पद बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सु लेकर के आओगे, सु में क्या बसता है? स बसता है। अब यहाँ पर हलंग्या दीर्घा सुतिश्य प्रकृतम हल से सु का लोप हो जाता है। चौकू आदि सूत्र पढ़े हो ना आप? चौको सूत्र क्या कहता है कि भैया च वर्ग के स्थान पर क्या हो जाए? क वर्ग हो जाए, तो च वर्ग के स्थान पर क वर्ग कर लो, फिर आपका आगे जाकर के यही पद क्या हो जाता है? जलमुख हो जाता है ना। और वावसाने से चतुर्थ विकल्प से कार्य होता है, एक बार जलमुख हो जाता है, एक बार जलमुख हो जाता है। दूसरा देखिए, मान लीजिए कोई क्या करता है, बोले साहब कोई किसी चीज को खाता है, खाने की धातु क्या है? भुज। लो अही को, यानी सांप को खाता है मान लो कोई, तो अही उपपद है, उसके साथ में आपने धातु कौन सी ली है? जैसे भुज। कौन सा प्रत्यय करने वाले हो? क्विप। ये लो आगे है अही, है ना, और पीछे कौन है आपकी धातु? भुज। अब बताइए जब आप क्विप करेंगे तो क्विप का तो क्या हो जाएगा? सर्वापहारी लोप हो जाएगा ना। अलंग्या भी दीर्घा सुतिश्य प्रकृतम से सु का लोप हम करेंगे आगे जाकर के। अब इस स्थिति में वही आपका चौकू कहेगा अही भुज में बताओ क्या है? ज है ना। जब इसका आप चौकू करेंगे तो चौकू में आप करेंगे अही, और भुज के बाद में जो ज है उसके स्थान पर कवर का कौन सा अक्षर आएगा? तीसरा। लेकिन हम ये पढ़े हैं कि एक बार इसको चरत्वकारी होता है, सुने हो क्या? वावसाने सूत्र। ये देखो तो ऐसे काम हो जाएगा। तो यहां पर दो सूत्रों की प्रसंगति साथ के साथ चलेगी। लिख देता हूं, थोड़ा निर्देश हो जाएगा। एक सूत्र तो कौन सा है? चौकू। कहता है च वर्ग के स्थान पर क्या हो जाए? क वर्ग। और साथ में यहां विशेष जो काम एक और हुआ है वो है आपका वावसाने।
संधि पढ़ाते समय में रीट भर्ती परीक्षा आदि में भी पढ़ाता हूं, हमेशा समझाता हूं कि चरत्व का केवल एक उदाहरण खरीचा ही नहीं है, बल्कि इसका एक सूत्र और है। उसका नाम क्या है? वावसाने है। कहता है अवसान में, अवसान का मतलब जहां वर्णों की समाप्ति हो जाए उसे अवसान कहते हैं। विरामो अवसानम, तो अवसान हो यानी वर्ण खत्म हो गया ना, वहां पर विकल्प से एक बार क्या हो जाता है? चर्त्व हो जाता है। तो अहिभुक भी बोल देते हैं आप और अहिभुक भी बोल देते हैं। इसी प्रकार से राजधातु हो, पढ़े हो क्या आप सम्राट में? मोराजी समय को सम्राट में अनुस्वार संधि का निषेध हो जाता है कि क्यों प्रत्यांत राजधातु पर में हो, तो उसका रूप भी आप बना लीजिए। ये देखिए यहां पर है आपकी कौन सी धातु? राजधातु। और राजधातु से आप कौन सा प्रत्यय करने वाले हो? क्विप प्रत्यय। लो राजधातु है ना। आगे कौन सा प्रत्यय किया आपने? क्विप। क्विप का हो जाता है सर्वापहारी लोप, वही राजधातु रहेगी। सु आदि का काम आप करेंगे, सु का भी हलंग्या भी दीर्घा सुतिस्य प्रथम से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लो आपकी धातु बची है आगे राज, और मैं लाऊंगा इसको प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है कि प्रत्यांत की। सु आएगा, सु का लोप करना है, लोप कर दीजिए। अब एक नियम आता है व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज भ्राज छसाम सा। वो कहता है कि राज आदि धातुओं के अंतिम जो वर्ण हैं उनके स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश हो जाए। लो भैया आपने कहा तो हमने कर दिया। ये राज की जगह क्या हो गया? राश। बोला धातु कौन सी है आपकी? राज। सु किया आपने, उसके बाद में आएगा सूत्र आपका भ्रश्च भ्रज सृज मृज यजराज भ्राज छसाम साहा। सूत्र है आपका व्रश्च भ्रज सृज मृज यजराज भ्राज छसाम सा। वो क्या बोला आपको कि भैया इनके अंतिम वर्ण को क्या हो जाए? मूर्धन्य शकार हो जाए। सूत्र आपने पढ़ा है झलाम जशो अंते, स्वादि प्रत्यय कर दिए ना आपने। अब ये आपका पद हो गया, तो आगे की प्रक्रिया में जाकर के इसको क्या हो जाता है? जस्तु संधि के कार्य में राश की जगह राड हो जाता है। पढ़ते ना तुष्भ्याम तुडभ्याम। इसी प्रकार से मूर्धन्य शकार के स्थान पर जस्तु कार्य में क्या होता है? तो मूर्धन्य सकार के स्थान पर डय कार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जस्तु संधि में जसवर्ण करते हैं, जब अगड़ दय बनाना होता है। मूर्धन्य सकार का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, और मूर्धा वाला कौन होता है जिसमें? तो ऋतु रसाणाम टठड, तो तीसरा अक्षर क्या आ जाता है? डय आ जाता है। ये काम आप कौन संधि में करते हो? जस्तु संधि में। वही सेम वावसाने सूत्र आपको कहता है कि विकल्प से एक बार क्या हो जाता है? चर्तों का काम हो जाता है, तब आपका फाइनल एक रूप बनता है राट, एक रूप रह जाता है राड। और ये काम आप बताइए राट करने का कौन से सूत्र से करते हैं? तो ये चर्त्व का कार्य होता है अंत में जाकर, और ये आपका सूत्र होता है वा अवसाने। तो इस प्रकार से राज धातु से क्विप प्रत्यय करने पर जब रूप चलाओगे तो प्रथमा के एक वचन में वहां क्या बन जाता है? राट और राड बन जाता है। यहाँ अहिभुक और अहिभुज बन जाता है। बोला वावसाने क्या काम करता है? तो चर्त्व का काम कर देता है। अच्छा सूत्र है ना आपका, इस प्रकार से बनता है। और देखिए इसी प्रकार से सोपसर्ग लगा दिया मान लीजिए मैंने, है ना। और ये आपका है धातु कौन सी? श्रु। प्रत्यय आप कौन सा पढ़ रहे हैं? क्विप। लीजिए साहब सर्वापारी लोप कर दे, आगे रहेगा आपका वही सु। इसके बाद धातु है श्रु। मैंने बोला रस स्वर अंत वाली धातु हो, बीच में तुक का आगम हो जाता है। तुक आगम करोगे तो धातु का अंतावयव बनेगा। ये लो साहब 7 ले लेते हैं। तुक आगम में क्या बचता है? त। अब क्विप प्रत्यय का तो सर्वापहारी लोप कर ही रहे हो ना, तो इसको तो मैं भगा देता हूं। इसके बाद में बताइए क्या स्थिति बचती है आपकी? सुश्रुत की स्थिति बचती है। अब आप सुआदि कार्य लेकर के भी आओगे तो भी फिर आपका वही हलंग्या भी दीर्घा सुतिष्य प्रक्तम हल आदि हो जाता है। तो बचता क्या है? सुश्रुत ही बचता है। इसी प्रकार से और कुछ उपपद आगे हो तो भी धातु से क्विप प्रत्यय हो जाते हैं। केवल नाम मात्र में ले लेता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। जैसे वृत्रिहन शब्द होता है ना। इसी प्रकार से हन धातु से आगे कुछ सामान्य क्रिया में आप लगा देते हैं। सूत्र पड़ा है ब्रह्म, क्या है? ब्रह्म, भ्रूण और वृत्र। इन तीनों के उपपद रहने पर भी धातु से बताइए क्या हो जाता है? क्विप हो जाता है ना। ये लीजिए साहब सूत्र क्या है? पढ़ो एक बार इसको आप। ब्रह्म, भ्रूण, वृत्रेषु क्विप। बोला साहब हन धातु से पहले तीनों आ जाए। कैसे? तो ये देखिए ऐसे आएंगे आपके। ब्रह्म ये आपका पहला शब्द है, और ब्रह्म से पहले इसके बाद में क्या आ जाएगा? हा। तब आप हन आदि सारी प्रक्रिया जब आप करोगे तो हन, स्किप, लोप, स्वादि का लोप करने के बाद आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा ब्रह्महा। वृत्र रहेगा तो वहां पर आपका दूसरा शब्द क्या है? भ्रूण। भ्रूण से करेंगे वही हन, हन का बन जाएगा कि प्रत्यांत में हा।
उसी प्रकार से रहेगा वृत्र, तो वृत्र से भी आपका क्विप प्रत्यांत में क्या हो जाएगा, हा। इन तीनों में ही यदि आपसे पूछ ले कि बताइए प्रत्यय का नाम क्या है, तब आप कौन सा प्रत्यय बताओगे, यहां पर भी क्विप प्रत्यय। अब प्रक्रिया देखो सामान्य है, हन धातु का रूप रहेगा, सु का लोप करेंगे, न का लोप, बुधा को वृद्धि कार्य करके हम ब्रह्महा, भ्रूणहा, वृत्रहा आदि रूप बना लेते हैं। कौन बोला, ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप सूत्र बोला। हालांकि ये सब नहीं है, परीक्षा के टारगेट को आपका पूरा नहीं करता है। उसी प्रकार से अन्य प्रसंगों में भी कुछ दो चार उदाहरण आपके आते हैं। चलिए, इसी प्रकार से आपके कुछ उदाहरण और हैं, उनको ऐसे ही आप मौखिक याद रखेंगे। जैसे उखाश्रित है ना, उपपद पूर्व में हो तो भी हो जाता है उखाश्रित। इसी प्रकार से है आपका जैसे पारणध्वत, और उसी प्रकार से जैसे वाहा, भ्रट आदि हैं, ब्रज धातु का रूप है, भ्रट बन जाता है। इन सभी से भी आप देखेंगे सारे के सारे शब्द आ जाए परीक्षा में और कह दे कि बताओ भाई साहब इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तब आप इन सभी शब्दों से भी क्या करेंगे, क्विप प्रत्यांत बता देंगे। कुछ शब्दों का संग्रह किया मैंने नॉर्मली। बाकी क्विप प्रत्यांत होने से क्या है कि अन्य रूप कार्य हो जाते हैं। क्विप प्रत्यय को मान करके, प्रातिपदिक को मान करके होने वाले सारे कार्य हो जाते हैं। तो देखो दोबारा एक बार हम वापस दोहराते हैं। प्रत्यय का नाम क्या था हमारा, क्विप प्रत्यय। क्विप प्रत्यय में शेष क्या रहता है, बोले साहब कुछ ही नहीं रहता। जब सबकी संज्ञा हो जाती है तो शास्त्र में इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वापहारी लोप बोलते हैं। पूछ ले कि बताइए सर्वापहारी लोप कौन से प्रत्यय का होता है, यह भी आपका प्रश्न हो जाता है। तब आप कहेंगे सर्वापहारी लोप तो हमारे एक नवाब का होता है, इसका नाम है क्विप प्रत्यय। बोला वह का इस संज्ञा किसके द्वारा होती है, तो वेर प्रत्यय से होती है। क्विप प्रत्यांत क्या होता है, प्रातिपदिक हो जाता है। प्रातिपदिक से आगे जाकर के इसलिए सुऔजस आदि जो आपके प्रत्यय हैं, सुबादि वो प्रत्यय हो जाते हैं और उसकी पद संज्ञा आगे हो जाती है। कित होने के कारण कहीं भी गुण वृद्धि नहीं होती है, इसका निषेध हो जाता है। ये बात आपसे कौन बोला, किंगतीच बोला। ण की संज्ञा, प की संज्ञा होती है इसलिए पित प्रत्यय है। पित होने के कारण रस्व स्वरंत वाली धातु से रस्वस्य पिति करती तुक सूत्र के द्वारा तुक का आगम हो जाता है, जिस शुरू से श्रुत हो जाता है। देखो पहला जो सूत्र पड़ा उसका नाम क्या है, क्विपच। कर्ता आदि अर्थों में चाहे उपपद पहले हो चाहे ना हो, तो निरुपपद हो चाहे उपपद हो, सभी प्रकार की धातु से क्विप प्रत्यय आप कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सर्वापहारी लोप हो जाता है। जैसे जलमुख से आप करेंगे तो जलमुख बनेगा, अहिबुक से आप करेंगे तो अहिभुक अहिबुक ऐसा बन जाएगा, रात से आप करेंगे तो राट राड ऐसा बन जाता है। इसी प्रकार से श्रु धातु से करेंगे तो श्रुत या सुश्रुत बन जाता है। आप कहेंगे साहब वी से बनाओ, विश्रुत बन जाएगा। ब्रह्महा, भ्रूणहा, वृत्रहा आदि में भी बताइए कौन सा प्रत्यय है। अब ब्रह्म, भ्रूण और वृत्र उपपद है, हन धातु से प्रत्यय करोगे तो हा 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 रूप बनेगा, ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु के। उसी प्रकार से उखाश्रित, पर्णध्वत, वहाभृट आदि जो सृज धातु है उससे, ध्वंस धातु है उससे, और ब्रज धातु उससे, सभी से आप यहाँ कौन सा प्रत्यय बताएंगे, क्विप प्रत्यय बताएंगे। तो जनरली परीक्षा में क्विप प्रत्यय का जहां तक है, मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, जहां तक आपको क्विप प्रत्यांत शब्द का कोई उदाहरण परीक्षा में आपको नहीं देगा, क्योंकि बहुल प्रकार से क्विप प्रत्यय के सूत्र बहुत सारे दे रखे हैं और उन सभी सूत्रों में कोई विशेष कार्य क्विप को मान करके ही होता है। बस क्विप प्रत्यय का अपने आप में उस धातु के साथ में, चाहे उपपद के साथ धातु आए चाहे बिना उपपद के आए, तो उस क्विप प्रत्यय के जुड़ाव से धातु में कोई विशेष वो देखा नहीं जाता, क्विप प्रत्यय की उपस्थिति रहती नहीं है। क्विप को निमित्त मान करके बहुत सारे काम व्याकरण शास्त्र में होते रहते हैं अलग अलग जगह, कभी पित मानकर कभी कित मानकर आदि, इसलिए इस प्रत्यय को कहीं न कहीं आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत प्रत्ययों के प्रसंग में ही अब हमारे पास में कुछ ऐसे प्रत्यय बचे हैं जो एक जैसे दिखाई देंगे। क, ट, ड, तीन ऐसे प्रत्यय हैं जो वास्तविक रूप से एक व्यंजन और स्वर, और तीनों प्रत्ययों में भी आगे व्यंजन फिर एक अस्वर का पाठ किया गया। क से अ क, ट से अ ट और ड से अ ड। इन प्रत्ययों का हम अध्ययन करते हैं। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। अगला अपना संख्या में आ जाएगा 5वें नंबर का प्रत्यय का नाम है क प्रत्यय। देखो ये एक प्रत्यय भी है आपका क प्रत्यय। कौन सा है प्रत्यय आपका, क प्रत्यय। स्टार्ट करते हैं। क प्रत्यय की सामान्य संरचना हम करें तो बताओ किससे होगा। भाई कृत प्रत्यय है तो निश्चित रूप से आपका ये प्रत्यय बताओ किससे होने वाला है, धातु से। अब किस किस अर्थों में होता है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे सामान्य आपको बता दूं ज्यादा से ज्यादा ये कर्ता के अर्थ में ही होता है। हालांकि कहीं कहीं घर आदि अर्थों में भी आप करोगे, लेकिन सबसे ज्यादा लगभग 90% ये प्रत्यय किस अर्थ में आपका प्रयोग किया जाता है, कर्ता के अर्थ में किया जाता है। तो धातु से कर्ता अर्थ में बताइए कौन से प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, क प्रत्यय का प्रयोग आप कर रहे हैं।
अब क प्रत्यय की हम बात करें कि साहब क प्रत्यय में बसता क्या है, तो क प्रत्यय में जो शेष रहता है ककार की संज्ञा हो जाती है, शेष रहेगा केवल आपका का। और ये देखिए क में ले गया लशक्व तद्दिते, तो क में क की संज्ञा होने के बाद में क्या शेष रहेगा ए। बोला साहब वो कहाँ चला गया, तो क की तो इस संज्ञा हो जाएगी ना, ककार की संज्ञा बोले कौन करेगा। अरे भाई सूत्र है हमारे पास में, कौन सा वाला, लशाक्व तद्धिते। कौन सूत्र है, लशकु अतद्धिते। तद्धित भिन्न प्रत्ययों में रहने वाले ल श और कावर की, बताइए इस संज्ञा का जिम्मा किसने संभाल रखा है, आपके लशक तद्धिते ने संभाल रखा है। लो कर्ता अर्थ में होने वाले का प्रत्यय में, कर्ता के अर्थ में होने वाले का प्रत्यय में का की संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए कौन सा है आपका, लशक्व तद्धिते। अब मैंने कहा कि ये लो साहब क प्रत्यय हम करेंगे किसी भी अर्थ में, मान लो जैसे कर्ता के अर्थ में हम कर रहे हैं, वहां पर आपका अ बचेगा, ककार की संज्ञा होने पर वो आपका क्या कहलाएगा, कित कहलाएगा। अरे जैसे ही आप कित संज्ञा करोगे तो क्या कहलाएगा, कित। और कित को मान करके तो भाई साहब कई सारे कार्य होते हैं। जैसे ही आपने इसको कित कहा और कित को मान करके होने वाले कार्य दिमाग में आ जाने चाहिए। बोला साहब वो कौन कौन से कार्य हैं, तो सबसे पहला कार्य मोटा कार्य बोलते हैं इसको हम। सबसे पहला कार्य है गुण वृद्धि निषेध। जब भी कोई प्रत्यय कित या ङित होता है तो वहां पर न तो गुण कार्य किया जाता है और ना ही वृद्धि का कार्य धातु को किया जाता है, चाहे इगुपद का काम हो, चाहे अधुपद का काम हो, चाहे इगंत का काम हो। ना तो वहां हम गुण करेंगे ना वृद्धि करेंगे। बोला ये काम कौन करता है, तो सूत्र है हमारे पास में किंगितीचा। कौन है, किंगितीचा। एक बात तो आपकी ये है, चलो मातापुड़ी खत्म हुई, जैसा का जैसा है वैसा अ जोड़ देंगे पीछे। दूसरी बात, जब इस प्रत्यय का प्रयोग आप करेंगे कित हो जाएगा ना, और कित को मान करके एक छोटा सा काम होता है, कोई भी आकारांत धातु होगी, कौन सी धातु जिसके अंत में क्या होगा, आ अंत में होगा, ऐसी आकारांत धातु के अंतिम जो आ है उसका क्या हो जाएगा, आ का लोप हो जाएगा। यानी जो अंतिम आ स्वर रहेगा ना, उस आ स्वर का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यानी जो भी कोई आपकी अंतिम आकारांत धातु मिलेगी उसका हम लोप कर देंगे। बोले ये कौन बोला, तो लिखा है आतो लोपा है, आतो लोपा है, विसर्ग का लोप हो जाता है क्योंकि आगे विपरीत स्वर विद्यमान है एटीचा। क्या लिखा है, एटीचा। पढ़िएगा इसको एक बार। आतो लोप ये कहता है स्वर से प्रारंभ होने वाला यदि कोई कित प्रत्यय हो। अब स्वर से प्रारंभ होने वाले का मतलब क्या, प्रत्यय में बसता ही क्या है, अ, तो यही प्रारंभ है, यही अंत है, यही मध्य है। इसलिए स्वर से प्रारंभ होने वाला यदि कोई कित प्रत्यय पर में हो तो वहां आकारांत धातु के अंतिम आ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और वैसे भी आगे आप पढ़ेंगे भी कि जितनी भी जैसे धातुएं आपकी, मान लो ज्ञा, तो ज्ञा धातु के अंत में आ है ना, तो वहां आ का लोप करके क्या बचेगा, ज्ञा। जैसे धातु का नाम है मान लो पा, अंतिम आ का लोप करेंगे तो धातु क्या बचेगी, पा। दा धातु है तो अंत में क्या बचेगा, द। इस प्रकार से धातु के अंत में चाहे दा धातु हो, चाहे आपकी स्था धातु हो, चाहे आपकी मला धातु हो, चाहे ग्ला धातु हो, चाहे ज्ञा धातु हो, इन सभी धातुओं के अंतिम आ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। नंबर 3, आपने अक्त, अक्तवतु, किति आदि कत्वा लेप आदि प्रत्यय में पढ़ा होगा। एक विशेष कार्य नंबर 4 होता है धातु को संप्रसारण का कार्य। धातु को कौन सा कार्य होता है, संप्रसारण का कार्य होता है। धातु को संप्रसारण कार्य हो जाता है। कहा संप्रसारण क्या है, कहा जी संप्रसारण तो एक नाम है, संज्ञा है। बोला कौन करता है, तो सूत्र लिखा है इज्ञानाः संप्रसारणम, इज्ञानाः संप्रसारणम, इज्ञानाः संप्रसारणम। क्या कहता है ये कहता है कि जब हम यण वर्णों के स्थान पर वापस इक बना दें, क्या हो कि जब हम इक यण संधि पढ़ते हैं तो हम क्या सीखते हैं, इको यणची। क्या कहता है, इक वर्णों के स्थान पर, ए उ रिलरी वर्णों के स्थान पर क्रमशः यण वर्ण हो जाए, यवरल वर्ण हो जाए। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। उल्टे से मेरा मतलब है कि जो यण वर्ण है उन यण वर्णों को वापस बताइए क्या बना दिया जाता है, इक बना दिया जाता है। अब यण वर्ण कौन है, य व र ल, प्योर व्यंजन आदेश हुआ था अर्धमात्रिक, इन सभी वर्णों को वापस यदि मैं क्या बना दूं, इक बना दूं, तो यण संधि का जो उल्टा कार्यक्रम होता है उस विपरीत कार्यक्रम का नाम ही संप्रसारण करना होता है। तो यण को वापस क्या बना रहे हो आप, इक, जबकि वहां क्या बना रहे थे आप, इक को यण बना रहे थे, अब उल्टा कर दिए हम। तो यह वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो यह की जगह वापस ई आ जाएगा, वह की जगह वापस ऊ आ जाएगा, र की जगह वापस जो है री आ जाएगा। और ये सौभाग्य तो आपको वैसे भी कभी मिलेगा नहीं, लेकिन मान लो कि ल लिखा हो धातु में तो फिर वहां पर आप रे कर दोगे। ये नियम हम संप्रसारण का नियम कहते हैं। तो संप्रसारण क्या है? यण वर्णों के स्थान पर या वर्ल के स्थान पर वापस इक बना देना संप्रसारण कहलाता है। लेकिन संप्रसारण करने वाला सूत्र ध्यान रहे ये नहीं है। संप्रसारण का कार्य जो करता है वो आपका सूत्र है संप्रसारण करने वाला वची स्वपी यजादि नाम किति। सूत्र लिखा है वची स्वपी यज आदि नाम। क्या कित प्रत्यय प्रमेय हो कोई तो इन सभी धातुओं को क्या होता है? संप्रसारण का कार्य होता है। अब संप्रसारण तो आप समझ ही गए होंगे, यानी इन धातुओं में यदि कोई आपको यण वर्ण दिखाई दे तो उन यण वर्णों के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? वापस एक वर्ण बना देते हैं। जैसे मान लो दिखाई है, मैं इसी को ले लेता हूं पोस्टमार्टम के लिए। जैसे मेरे पास में धातु क्या है? वच है, इसमें धातु क्या है? स्वप है, और यहाँ पर धातु क्या है? यज है। वैसे हम लोग ये सब जगह पढ़ते ही हैं, फिर भी कहा कि वच धातु में आगे जाकर संप्रसारणाच्च से पूर्व भी हो जाता है, लेकिन सीख रहे हम थोड़ा। पूर्व भी हो जाता है, कैसे करते हैं हम? वच में बताइए कोई यण की है क्या वर्ण दिखाई दे रहा है हमको? व, तो व के स्थान पर क्या हो जाएगा? उ, और जो व में अ है और वो उ और अ मिलकर के पूर्व हो जाता है, सूत्र है संप्रसारणाच्च। थोड़ा सीधा पढ़ देता हूं कि व की जगह वैसे भी उ दिखेगा तो उच हो जाएगी। स्वप में बताओ स तो रहेगा ही, व के स्थान पर उ हो करके फिर उ और अ मिलकर के उ रह जाएगा तो वहां सुप हो जाती है। यज धातु में क्या दिखाई दे रहा है? यह, और यह बताओ किसका रूप होता है? ई का। अब यह में भी तो अ है ना, वो ई और अ मिलकर के पूर्व रूप संप्रसारणाच्च सूत्र है, उससे वापस क्या हो जाएगी? धातु आपकी इज हो जाएगी। वस की जगह उस हो जाता है, वद की जगह उद हो जाता है, वप की जगह उप हो जाता है, इसी प्रकार स्वी की जगह शु हो जाता है, जा की जगह जी। इस प्रकार से संप्रसारण का कार्य होता है। अब कहीं कहीं मिलेगा एक धातु आएगी आपकी ग्रह, घर के अर्थ में वहां का प्रत्यय करोगे, इसलिए इसको मैं बता रहा हूं। तो उसका नाम ही ले लेता हूं ताकि हम अच्छा समझ लें। जैसे धातु का नाम क्या है? ग्रह। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? र दिख रहा है ना, तो र बताओ वापस से जाएगा संप्रसारण की प्रक्रिया में, तो र की जगह क्या हो जाएगा? री। तो ये देखो र की जगह री और धातु क्या हो जाएगी आपकी? गृह। जैसा कि आप गृहीतः, गृहीतवान, गृहीत्वा आदि में कर चुके हैं। तो 4 काम मैंने आपको विशेष बताए हैं यहाँ पर। नंबर 1, कित होने के कारण गुण वृद्धि नहीं होगा कहीं पर भी। नंबर 2, आकारांत धातु को कित प्रत्यय पर में होने के कारण स्वर से प्रारंभ होने वाला कित प्रत्यय है, इसके कारण यहाँ धातु के अंत में विद्यमान आकार लोप कर लेंगे हम, आतो लोप इटीचा। उसके बाद में है अपना धातु को संप्रसारण का कार्य भी होता है। कौन सा कार्य होता है? धातु को यहाँ पर संप्रसारण का कार्य भी होता है। ये तीसरा काम आप धातु को यहाँ कर लेते हैं। संप्रसारण क्या है? बोला एक यण संप्रसारणम, यण वर्णों के स्थान पर एक वर्ण बना देना संप्रसारण है। तो यण को वापस इक कर देना, य वर्ल को वापस ई उर इलरी कर देना। और संप्रसारण करने वाला सूत्र कौन सा है? तो उसके लिए लिखा है वची स्वपी यजादि नाम किति, कि वच स्वप यज आदि और भी है, इसमें गण है, ये सब धातुओं का संग्रह किया गया है। तो हम मूल जो हमारा काम है एक ग्रह धातु में, उसको हम गृह बना लेंगे, बाकी तो आपको सौभाग्य मिलेगा ही नहीं। अब हम सूत्रों की सहायता से चलते हैं कि भाई साहब ये क प्रत्यय कर्ता कौन है, इसके लिए हमें सूत्र पढ़ना पड़ेगा। और हम प्रारंभ करते हैं सूत्र परंपरा में। सबसे पहला सूत्र जो लिखा है हमारे लिए, नाम है उसका एक उपधज्ञा, एक उपध ज्ञा प्री की राह। लीजिए साहब, और आगे सूत्र प्रत्यय कौन सा कर रहे हैं आप? कह। पढ़ेगा क्या लिखा है? इगुपधज्ञा प्री की राह कह। इगुपधज्ञा प्री की राह कह। पढ़िए, सूत्र का नाम क्या है? इगुपधज्ञा प्री की राह कह। पीछे पीछे जो कह लिखा है वो तो क्या है? प्रत्यय का नाम है। कहां कहां होगा ये प्रत्यय, उसके लिए आपको आगे व्यवस्थाएं दे रखी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा कि ऐसी धातुएं जिसकी उपधा में क्या हो? एक उपधा में हो। तो एकद उपधा वाली कोई धातु हो, उस एक उपधा वाली धातु से बताइए कौन सा प्रत्यय करेंगे? का प्रत्यय करेंगे, है ना। बोला एक उपधा का मतलब, अब देखो उपधा को बार बार बोल रहा हूं मैं, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम वर्ण से जस्ट पहले का अक्षर क्या कहलाता है? वर्ण क्या कहलाता है? उपधा वर्ण कहलाता है। और वहां जो सेकंड लास्ट बोलते हैं हम उसको, वो सेकंड लास्ट वर्ण बताओ क्या होना चाहिए? या तो ई होना चाहिए, उ होना चाहिए,
ले लेता हूं, चलो मैं थोड़ा जिज्ञासा के लिए कि इक का मतलब है ए, उ, रे और री। ये 4 वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण कहां हो, उपधा में हो। उपधा मतलब सेकंड लास्ट अक्षर आपका इनमें से कोई होना चाहिए। जैसे 6 वर्ग की बोल में लास्ट बोल छठी, सेकंड लास्ट बोल कौन सी है, 5वीं। तो अंतिम से दूसरा चलेंगे इधर। जैसे इसी को पकड़ लेता हूं, एक अंतिम वर्ण व्यंजन कौन है, क, इससे जस्ट पहले कौन है, ए, ये उपधा कहलाएगा। इसी प्रकार सूत्र में क्या है, सु, स, उ, ता, र, अ, तो उपधा में कौन है, लास्ट वाला अ, उससे जस्ट पहले क्या है, र, वो आपका उपधा है। इसी प्रकार कह में क्या है, तो अंतिम वर्ण कौन है, विसर्ग, विसर्ग से जस्ट पहले क्या है, अ, फिर उससे पहले क्या है, तो अ उपधा में है। चले नंबर 2, इसके बाद में दूसरी धातु कौन सी पड़ी है आपकी, ज्ञा। कहा ज्ञा धातु से भी, और कहा बोले कौन सी धातु, बोले प्रिय धातु, बोले इस धातु से भी, और किरह में आपकी दीर्घ ऋकारांत धातु है जिसका नाम क्या है, क्री। इस प्रकार से तो 3 धातुओं का तो साफ कथन किया। ज्ञा धातु से प्रिय, प्रिय अर्थ में प्रणाति इति प्रिय इस अर्थ में, और किरति इति बिखेरने के अर्थ में क्री धातु, जानाति जानने के अर्थ में ज्ञा धातु। तो एक उपधा वाली और साथ में ज्ञा धातु, प्रिय धातु, और एक आपके लिए लिखा है दीर्घ ऋकारांत क्री धातु। इन धातुओं से बोले कौन से अर्थ में, बोले भैया जी कर्ता अर्थ में। बताइए कौन से अर्थ में, कर्ता अर्थ में। कौन से अर्थ में, कर्ता अर्थ में। कौन सा प्रत्यय आप करने वाले हैं, बोला क प्रत्यय हो जाता है इन सभी धातु से कर्ता के अर्थ में, चाहे एक उपधा वाली धातु हो, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, या फिर ज्ञा हो, या प्रिय धातु हो, या दीर्घ ऋकारांत क्री धातु हो। इन सभी धातुओं से बोला कौन सा प्रत्यय हो जाता है, बोला जी यहाँ क प्रत्यय हो जाता है। क में क्या शेष रहता है, बोला जी अ शेष रहता है। और क्या क्या करोगे, अजी अंत में आ आएगा, आ गया, लोप कर दूंगा। और क्या करोगे, कहीं पर भी गुणवृद्धि नहीं करूंगा। उपधा में एक को गुण प्राप्त होता है लेकिन नहीं करूंगा। कौन मना किया, किंगी टीचर मना किया। कहा और भी कुछ काम है, बोले है, संप्रसारण होगा तो करूंगा, यहां तो हमको मिलेगा नहीं। अब हम चलते हैं सबसे पहले एक उपधा वाली धातुओं के प्रसंग में। आओ साहब, उपधा में एक है मतलब बताता हूं मैं आपको। जैसे वे उपसर्ग पूर्वक वहां लिखा है लिख धातु, वे उपसर्ग पूर्वक ग्रंथकार ने कौन सी धातु समझानी चाहिए आपको, लिख। उपसर्ग ऐसे लगा रखा है, आप भी लगा दीजिए। कौन सा प्रत्यय आप कर रहे हो, क। पहले चेक करें लिख धातु को। कहा कि लिख धातु क्यों लिया, क्योंकि उपधा में बोला साहब इक होगा। चेक करते हैं, लास्ट अक्षर कौन है, ख, उससे पहले कौन है, ई, उससे पहले कौन है, ल। बताओ लिख में यही स्थिति है ना। उपधा का मतलब होता है अलु अंत्यात पूर्व उपधा, अंत्यात पूर्व, अंतिम वर्ण से जस्ट पहले का, तो कौन उपधा में है, ई। उसी प्रकार से मान लीजिए थोड़ी देर बाद में लिखने वाला हूं बुध धातु। कौन सी धातु लिखने वाला हूं, बुध धातु। उस बुध धातु से भी मैं क्या करूंगा, बोले क्यों कर रहे हो साहब, अरे भाई साहब इसकी उपधा में बोला क्या है, एक, और एक उपधा में हो तो वहां आप कौन सा प्रत्यय कर सकते हैं, बोला क प्रत्यय कर सकते हैं। अब देखो ब उ ध, यही है ना बुध, लास्ट है ध, तो बताओ सेकंड लास्ट कौन है, उ, ये आपका कहलाएगा। फिर आगे जाकर मैं एक धातु और लाऊंगा जिसका नाम क्या है, कृष। मैं कहूंगा जी मैं इससे भी का प्रत्यय करूंगा। फिर मैं पूछूंगा यार कृष को कैसे ले लिया, क, री, और आगे क्या है, श, लास्ट अक्षर है श, लास्ट से सेकंड लास्ट कौन है, री, एक में आता है। इसलिए याद रखिए री का उदाहरण हमको मिलता नहीं। तो ऐसी धातुएं जिनका सेकंड लास्ट अक्षर या तो ई हो, या उ हो, या री हो, ऐसी धातुएं आपकी एक उपधा वाली धातु कहलाती है। चलो पढ़ें आगे। लीजिए वे लिख में क प्रत्यय किया। अब उपसर्ग तो अपनी जगह बैठा रहेगा। मेरा मन था कि उपधा में गुण करके मैं लिख की जगह लेख बना लूं, लेकिन मुझे इसकी इजाजत मिली नहीं। अब मुझे बताइए साहब इसमें क्या अवस्था है, क में अ। अब इसको आप मिला दीजिए, कर्ता अर्थ में होने वाला है, सामान्य प्रयोग पुल्लिंग में किया गया है, तो मैं इसको ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। मेरा मन था कि मैं विलेख बनाता, पर मैं नहीं लिख सकता, इसलिए क्या लिखा मैंने, विलेख। और देखिए ग्रंथकार ने और भी धातुओं का उदाहरण लिया है। कहा उपसर्ग लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धातु ले ली उन्होंने क्षिप, प्रत्यय कौन सा लगा दिया, क, और आगे लिख दिया उन्होंने वही सेम टू सेम वी। उपधा में बताओ क्षिप में ही है ना भैया जी, क में क्या बसता है, अ, और ये आपका पद बना दिया पुल्लिंग। बोला साहब क्या बनेगा, तो क्षिप का जब घय करते हो क्षेप बनाते हो आप, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्या बन जाएगा, विक्षिपाह। उसी प्रकार से और देखिएगा बुध है, आगे आपने प्रत्यय कौन सा लगाया, क,
बताइए बुध का तो बुध ही रहेगा ना, का प्रत्यय में क्या बचेगा आपके लिए, अ बचेगा। जोड़ दीजिए। ये देखिए साहब, जब इसमें जोड़ेंगे पीछे कुछ करना ही नहीं है, हलंत धातु थी, ध में अ मिला, आपका शब्द क्या बन गया, बुधः बन गया। और देखो रिकार उपधाय वाली धातु कौन सी ली मैंने, कृष लिया है। जब कृष को कृष रखेंगे तो कृषि हो जाएगा। यहां भी बुध से बोध करने का मन था लेकिन मना कर दिया, गुण नहीं करूंगा। कृष्ण में भी ये देखिए शकारांत धातु है, का में अवस्था है, ऐसा का ऐसा जोड़ दिया और ये आपका शब्द क्या बन गया, कृषः। सभी जगह गुण करने का मन तो था पर मैं गुण नहीं कर सका। बोले क्यों नहीं कर सका, क्योंकि यहां मना है। ये जितनी भी धातुएं आप पढ़े हो ना, सारी की सारी धातुएं क्या है, इगुपद के उदाहरण है। और इगुपद में ना तो मैंने गुण किया और ना ही मैंने वृद्धि की है, क्योंकि दोनों का ही क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। कौन बोला, किंगितीच बोला। तो विलिक से विलिका, विक्षिप से विक्षिपा, बुध से क्या बना, बुधाह, और कृष से क्या बना, कृषः। इस प्रकार से आपके रूप बन जाते हैं, है ना। अब देखिए बोला था साहब इनके अलावा कुछ धातुओं का पाठ भी किया गया है। ज्ञा, प्री, क्री कहते हैं जानाति इति, जानता है। इस अर्थ में हम लेते हैं कौन सी हमारी क्रिया है, ज्ञा धातु। तो जानाति इति जानता है, जानने वाला है, जानाति इति। बताइए धातु कौन सी है आपकी, ज्ञा। कौन सी है, ज्ञा। और यहां पर बताइए हम क्या लेंगे, प्रत्यय आपका का ले लें। अब यहां उपसर्ग भी ले सकते हो, ध्यान रहे आपका मन करे हम सामान्य रूप बना रहे हैं। भाई आपको तो यही बोला ना कि इन धातुओं से भी आप क्या प्रत्यय कर लीजिए। चलिए हम करते हैं, आगे बनाते हैं। ज्ञा धातु ले लिया, जाना, जानने के अर्थ में होता है, कै प्रत्यय का प्रयोग आपने किया। अब मुझे कुछ याद आ रहा है, बताओ कै प्रत्यय में क्या बसता है, अ। और मैंने कहा था कि कोई आकारांत धातु हो तो वहां आतोलोपेटी च, बताइए स्वर से प्रारंभ होने वाला है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आकालोप कर देंगे। अब बचा केवल ज्ञ, पीछे है अ, मिला तो सकते हो ना, लॉजिक ज्ञ में अ मिला दिया, कर्तार्थ में पुल्लिंग रूप बना लिया और ये मेरा रूप बन गया ज्ञ। तो कै में तो हमेशा ही आकालोप, ज्यादातर धातु में भी आपकी आकारांति आएगी। इसी प्रकार से प्री धातु है, बोला प्रीणाति, क्या लिखा है, प्रीणाति, प्रसन्न करता है या प्रसन्न होता है। इति धातु का नाम क्या है, प्री। और उसके बाद प्रत्यय कौन सा कर रहे हैं आप, का। अब देखो यहां पर भी प्रक्रिया काफी अच्छी खासी चलेगी। कहते हैं धातु का नाम क्या था, प्री, का प्रत्यय में क्या बसता है, अ। अब यहां एक नियम है, अचि स्नु, स्वर वाला कोई प्रत्यय हो, स्वर आदि प्रत्यय पर में हो तो वहां यूरी अंग वंगौ, ऐसा एक नियम है। उसके अनुसार क्या होता है, ये जो प्री धातु में आप देख रहे हो ना, पा में री, इसके स्थान पर क्या हो जाता है, इयंग आदेश हो जाता है। इयंग में क्या बसता है, ईय बसता है। ये लो साहब यहां क्या है आपका प्र, ये तो आपका प्र, और वो जो ई है उस ई के स्थान पर क्या हो गया, इयंग हो गया है। मिला दें वापस इसको तो स्थिति क्या हो जाएगी, उसको मैं आगे ले लेता हूं। चलिए प्र, इयंग, अ, और उसके बाद में मिला दूं थोड़ा इसको वापस में। लो साहब प्र में क्या मिला आपकी बार, ये मिल गया आपका ई, ये आपका बन गया प्रिय। और उसके बाद में बताइए क्या बनाने वाले हो, अ, यही बनाने वाले हो ना, ये लीजिए साहब प्रिय अ, और उसके बाद में इसमें मिला दीजिए। ये आपका शब्द देखो थोड़ा अलग ही बन गया। बताइए क्या शब्द बन के तैयार हो गया, प्रियः। ये आपका बन गया प्रियः, प्रियः। बोला ये काम कौन से सूत्र ने किया, सूत्र लिखा है अचि स्नु धातु ब्रुवाम योरि अंग वंगौ। काफी छोटा सूत्र है, यहां लिख देता हूं, है ना रे भैया। अचि स्नु धातु, अचि स्नु धातु ब्रुवाम युवो, युवो रियंग वंगौ, रियंग वंगौ। ये वाला है सब छोटा सा, ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, इयंग आदेश हो जाता है। तो प्र में आगे क्या जुड़ेगा, ईय, बन गया प्रिय, और अ कै प्रत्यय का अ जोड़ दिया तो आपका शब्द क्या बन गया, प्रियः। जो प्रसन्न करता है वही तो आपका प्रिय होता है, ठीक है। और देखिए साहब किरति इति, बिखेरता है, बिखेरने की एक धातु है, क्रिया रूप होता है जिसका नाम है क्री। तो किरति, वैसे वो तो क्री का रूप क्या बनता है, करोति इति बनता, लेकिन ये दीर्घ ऋकारांत धातु, इसका मतलब बिखेरना होता है। तो किरति इति। अब देखिए आपकी मूल धातु क्या है, दीर्घ ऋकारांत है।
आगे आप प्रत्यय कौन सा कर रहे हैं, क प्रत्यय कर रहे हैं। अब जब क प्रत्यय आप करोगे तो यहां पर भी एक छोटा सा सूत्र आता है, रेता इत धातो, वो कहता है दीर्घ ऋकारांत वाली धातु को ir आदेश हो जाता है। मैं थोड़ा ले लेता हूं आगे, पहले एक बार ये लीजिए साहब, आपने यहां कर लिया है क्री, प्रत्यय में क्या बचा, ए। अब वो क्या कहता है कि ये जो दीर्घ ऋकारांत आप देख रहे हो ना, उस दीर्घ ऋकारांत की जगह कौन सा आदेश हो जाता है, इर। आगे स्थिति क्या हो गई, अ। सूत्र का नाम है रिदित धातो हो। अब आप कैसे बनाओगे, क में इर जुड़ेगा, ये आपका बन गया किर। अब र हलंत है, आगे इसमें अ जोड़ोगे तो फिर बताइए आपका पद क्या बन जाएगा, किराह। तो फाइनल आपका रूप बन गया है, ये लिख दिया मैंने किराह, मतलब बिखेरने वाला, ऐसा कुछ होता है। और वो जो सूत्र आपका है जिसकी जिज्ञासा आपके मन में चल रही है वो है आपका रीत इत धातो हो, रीत इत धातो हो गया। तो इस प्रकार से यहां पर कार्य होता है। तो विशेष जो आपका परीक्षा में आने वाला आप समझ गए होंगे, एक तो आपका जो सबसे पहला एक गुपद में दिया है विलिख, और उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर आपका वो प्रिय, और दूसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण कौन सा है आपका, किराह। बोले प्रिय धातु से जब आप बनाएंगे तो वहां क्या करना, इयंग आदेश करके प्रिय बना लेना, और दूसरा बोला क्री धातु से आप करोगे तो इर। अच्छा, कत प्रत्यय जब आप करते हो, अक्तवतु प्रत्यय आप करते हो तो वहां क्या बनाते हो, कीर्ण, दीर्घ ऋकारांत इर आदेश कर देते हो ना, क्योंकि उसी इर को आगे जाकर के दीर्घ आदेश भी हो जाता है। यहां दीर्घ आदेश नहीं होता है क्योंकि आगे कोई हल वाला प्रोग्राम है नहीं, स्वर है, इसलिए उसको इर का इर ही रहता है। तो यहाँ किर, और वहां कीर्ण जीर्ण, जबकि यहाँ रहता है रस्व ई वर वाला किर, क्योंकि इसको दीर्घ आगे रोरुपदय आदि सूत्र वहां पढ़ते हो ना दीर्घ करने के लिए, वो यहाँ नहीं होता है। तो क्री को किर बना करके किरह और प्रिय को प्रिय बना करके प्रिय, इस प्रकार से हो जाता है। वापस आ जाओ एक बार, सूत्र है पहला हम पढ़े हैं, एक उपधा प्रिय किरह कहा। क्या बोला, एक उपधा वाली कोई धातु हो, जैसे बुधा लिका क्षिपाह, और ज्ञा प्रिय और क्री, इसलिए ज्ञा से ज्ञा, प्रिय से प्रिय, क्री से किराह, इस प्रकार से वहां क प्रत्यय हमने किया है। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा सूत्र इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा सूत्र है पहला, एक उपदज्ञा प्रिकिरह कहा। दूसरा देखो आप, दूसरा सूत्र कहता है आकारांत को समर्पित, तो पूरा का पूरा ही आकारांत धातुओं के पीछे पड़ गया। कहता है आतश्चोपसर्गे, आतः च उपसर्गे, आतश्चोपसर्गे। अलग अलग करें सूत्र को, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा हमारे। कहते हैं सूत्र का नाम क्या है, आतश्चोपसर्गे। लो साहब अलग अलग करके समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले लिखा है आत, और उसमें आपने विभक्ति लगा करके आतः बना रखा है। उसके बाद में लिखा च, और उसके बाद में लिखा है उपसर्गे। सूत्र क्या कहता है आपसे, आत में तपरकरण किया गया है। तपरकरण इसलिए किया गया ताकि आप बात को समझ जाएं, यानी रस्व अकारांत से मतलब नहीं है। आपने इसको तपरकरण इसलिए किया है ताकि केवल दीर्घ आका ही बोध आप कर सकें। तो इसलिए अर्थ क्या निकलेगा, केवल दीर्घ आकारांत कोई धातु हो, उपसर्ग यानी साथ में उपसर्ग लेकर आई हो। च का मतलब उसी कर्ता के अर्थ में यहां पर भी क प्रत्यय हो जाता है। थोड़ा विधिवत तरीके से यदि हम अर्थ पढ़ें तो आते का मतलब दीर्घ आकारांत, लेकिन साथ में क्या लेकर के आई हो, उपसर्ग। तो उपसर्ग सहित, रहित नहीं है, ध्यान रहे, रहित आगे होगा। उपसर्ग सहित कौन सी वाली धातु हो, दीर्घ आ अंत वाली या दीर्घ आकारांत केवल धातु हो। आकारांत न लिया जाए, इसलिए वहां पर तपरकरण करके आपको बता दिया है। ठीक है, पंचम्यंत भी आप मान सकते हैं उसको। तो उपसर्ग सहित दीर्घ आकारांत कोई धातु हो, ऐसी धातु से हम, बताइए कौन सा प्रत्यय करने वाले हैं। कहा ऐसी धातु से हम क प्रत्यय करने वाले हैं। तो कंडीशन नंबर 1 तो क्या है, उपसर्ग साथ में होना चाहिए, और कंडीशन नंबर 2 क्या है कि वो दीर्घ आकारांत ही होनी चाहिए। दीर्घ आकारांत ना हो और उपसर्ग, या दीर्घ आकारांत ना हो उपसर्ग आ जाए तो भी नहीं लेंगे, वरना ज्ञा का पाठ वहां क्यों करते। कहा कि मुझे ज्ञा धातु के साथ साथ में और भी आकारांत धातु चाहिए, लेकिन वो आकारांत धातु मुझे उपसर्ग के साथ चाहिए। इसलिए जब उपसर्ग के साथ में कोई दीर्घ आकारांत धातु चाहे कोई सी भी हो, वो यदि उपसर्ग के साथ आती है तो वहां क्या प्रत्यय करेंगे। अब इतना तो आप समझ गए ना कि क्या प्रत्यय में बताइए क्या बसता है, अ। अब एक छोटी सी सूचना, हालांकि हम लिखा दिया मैं प्रस्तावना, फिर भी सुनिएगा। बताओ दीर्घ आकारांत रहेगी ना, तो अंतिम जो आपका दीर्घ आ बदलेगा, बताओ उसका तो आप क्या करने वाले हो, लोप करने वाले हो।
क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आकारांत धातु से क प्रत्यय परे रहते आतो लोप इटीजर सूत्र से क्या हो जाएगा भाई साहब, लोप हो जाएगा। तो लगाते जाओ आकारांत धातु, हम आकार लोप करते जाएंगे, आगे उपसर्ग रहेगा। कैसे, आओ। बोला अर्थ कौन सा है, तो ये याद रखना सब कर्ता अर्थ का ही मामला है। यहां पर भी जो आप प्रत्यय करने वाले हो वो कर्ता के अर्थ में होगा। किस अर्थ में, कर्ता अर्थ में। कौन से अर्थ में, कर्ता के अर्थ में। अब अर्थ पूरा हो जाएगा ना आपका आराम से, कि कर्ता के अर्थ में उपसर्ग के साथ में कोई दीर्घ आकारांत धातु हो तो वहां पर क प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। कैसे, ये देखिए ग्रंथकार ने जो लिखा है वो आपके लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे इस बात का। चले लेते हैं, अभी आपने ज्ञा धातु पढ़ी है, उसका अलग से पाठ कर लिए, लेकिन ज्ञा धातु के साथ यदि मैं उपसर्ग लगा दूं तो वैसे भी हो जाएगा। ये देखिए कोई सुष्टु जानाति, कोई अच्छा जानता है, ये मैंने सु उपसर्ग ले लिया, लो, और साथ में कौन सी धातु ले ली, ज्ञा, और प्रत्यय कौन सा कर दूंगा, क। बताइए होगा कि नहीं होगा। तो ज्ञा धातु को तो मैंने वैसे भी वहां लिया है, यहां पर भी ले सकता हूं, अलग से लूंगा तो भी हो जाएगा, उपसर्ग के साथ भी। तो ज्ञा क्या है कि वीआईपी है, आकारांत धातु है, वीआईपी है। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब बताइए आगे सु तो उपसर्ग रहेगा, और ज्ञा धातु में आ का मैंने बोला आपको लोप हो जाएगा, उधर कै में क्या बचेगा, अ बचेगा। अब तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, दोनों के स्थान पर जब आप लिखेंगे तो ये देखिए आपका सु ज्ञा आधा है उसमें मिला आ, और आपका शब्द क्या बन गया, सुज्ञः। जो अच्छा जानता है, बढ़िया जानता है, सही प्रकार से जानता है, उसको आप क्या कहते हैं, सुज्ञः कहते हैं। क्या कहते हैं, सुज्ञः कहते हैं। जो थोड़ा अच्छा जानता है, जरूरी थोड़ा ना कि सु उपसर्ग लगाऊं, मेरी मर्जी है, मैं दूसरा उपसर्ग भी लगा सकता हूं। अब लगाओ साहब वी, वही धातु कौन सी बोले साहब, ज्ञा, और प्रत्यय कौन सा लगा रहे हैं हम, का। आकारांत धातु है, उपसर्ग के साथ आई तो आता है च उपसर्ग, क प्रत्यय लगा दीजिए। ये लो अब की बार मैंने लगाया वी, वही धातु ज्ञा में आकार लोप कर दिया तो ज्ञ। इधर आप देखेंगे क प्रत्यय में क्या बचता है, केवल अ। हो गया ना भाई साहब, जोड़ो वी, उपसर्ग आगे रहेगा, धातु में आकार लोप कर दिया और पीछे आपने अ जोड़ करके क्या बना दिया, विज्ञः। इसी प्रकार अनभिज्ञः, इसी प्रकार अनुज्ञः, ऐसे शब्दों में बना लीजिए। और देखिए जैसे आपकी धातु है स्था, उपसर्ग लगाना पड़ेगा पर, बोला साहब ये देखिए प्र उपसर्ग पूर्वकात, कौन सी धातु है, स्थायी धातु, आकारांत आदेश हो जाएगा, स्था हो जाएगी। अब आकारांत धातु में आपने क्या कर लिया, का प्रत्यय कर लिया, उपसर्ग तो उपसर्ग ही रहेगा ना, लेकिन स्था धातु की आका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। पीछे का में क्या बचता है, अ। जोड़ो देखे क्या बनेगा, बोलो उपसर्ग है आगे प्र, और आगे क्या है, स्थः, ये बन गया प्रस्थः। सुने हो, और देखो समस्था भी बन सकता है ना भाई, जैसा आप चाहो बना सकते हो। इसी प्रकार से जैसे धातु है आपकी ग्ला, ये लो सु, और ग्ला धातु और मला धातु दो धातुएं हैं, सु भी ले लीजिए, मला भी ले लीजिए। लो वैसे मलाई होती है हकीकत में धातु, ग्ला धातु का रूप भी हकीकत में क्या होता है, ग्लई होता है, तो इसका भी ग्ला होता, लिख देता हूं मैं। ओरिजिनल धातु क्या होती है आपकी, ग्लई, लेकिन ग्लई को आदेश उपदेश असिति पढ़े हो ना, तो ग्ला हो जाता है। धातु है आपकी मलई, लेकिन आदेश उपदेश असिति, धातु को आकारांत आदेश हो जाता है तो ग्ला ग्लई की जगह ग्ला, और मलई की जगह क्या हो जाएगी, मला हो जाएगी। दोनों ही धातुएं प्रसन्नता के अर्थ में आती हैं, यानी इनका अर्थ क्या होता है, प्रसन्नता अर्थ होता है। तो एक धातु आपकी ग्ला, एक धातु मला, हमें तो आकारांत से ही बना ली हमने। अब हम प्रत्यय कर रहे हैं से क, इससे भी हम कर रहे हैं क। कैसे कर दिए, बोले भाई साहब उपसर्ग लगाया मैंने आगे, जो अच्छी तरह से प्रसन्न होता है, आगे उपसर्ग क्या है, सु, ग्ला के आका करेंगे लूप, ओ लो साहब, और इसके बाद में क्या है, अ, मिलाओ। इसी तरह से सु, आगे क्या करेंगे, मला, आका करेंगे लूप, क्या में बचेगा अ, बनाओ शब्द क्या बनेगा, सु से जोड़ेंगे तो सुगला है, और बताइए मला से जोड़ेंगे तो सुमलाह। दोनों ही धातुओं को साथ पढ़ा गया है, लिखा है ग्ला और मला, दोनों ही धातु में प्रसन्नता हर्ष लिखा हुआ, हर्ष अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो बताओ सुज्ञा से सुज्ञः, विज्ञा से विज्ञाः, प्रस्था से प्रस्थाः, सुगला से सुगलाः, सुमला से सुमलाः। बोला साहब ग्रंथकार ने जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। अब ग्रंथकार ने क्या लिखा आपके लिए, विशेष सुज्ञः और प्रस्थाः लिखा है। तो आप भी इन दो धातुओं का विशेष अभ्यास करें, समझे इनको, पढ़े इनको। कौन बोला आपको ये, आतः च उपसर्गे। तो आकारांत धातु से पहले उपसर्ग हो तो वहां प्रत्येक किसी भी धातु के साथ में आप जोड़ सकते हैं।
यहां मैं विशेष काम जो सब में करता आ रहा था वो यदि मैं आपसे पूछ लूं बताइए कौन सा था, तो आप कहेंगे साहब अंतिम जो आ है उस आ का बताओ क्या कर रहे हैं, बार बार लोप कर रहे हैं। अब मैं पूछूं ये लोप करने का अच्छा काम कौन कर रहा है, बताया ना मैंने आपको प्रस्तावना में, आतो लोप इटीच है ना। स्वर से प्रारंभ होने वाला कोई कित प्रत्यय पर में हो तो धातु के अंतिम आ को, आकारांत धातु के अंतिम आ का लोप हो जाता है, इसलिए ज्ञा से ग्यह है ना, फिर ज्ञा से गह, स्था से स्थः, ग्ला से ग्लह, मला से मलाह। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।